ठीक है, चलो डीसी जनरेटर में तो ये कॉयल है, ये येलो येलो वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है। परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं, ग्रीन कलर वाला कॉयल है। यहाँ पे आपका स्प्लिट रिंग है, ये ऐसे गोल सा, उसके यहाँ पे कार्बन ब्रशेस है और ये वायर जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर। अब जैसे जैसे आपका कॉयल घूमेगा, ये हो गया स्टेटर। स्टेटर मतलब जो स्टेशनरी रहता है, और रोटर मतलब जो घूमता है। ये स्प्लिट रिंग, ठीक है, देखो कैसा शेप रहता है। के दोनों तरफ रहेगा कार्बन ब्रश। ये देखो कार्बन ब्रश, इसमें ब्लैक वाला जो पार्ट देख रहे हो दैट इज कार्बन, स्प्रिंग लोडेड रहता है। के दोनों तरफ रहेगा वायर। वायर गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब देखो, जैसे जैसे आप कॉइल को घुमाओगे, आपको किसी चीज से कॉइल घुमाना पड़ेगा। आप चाहो तो हाथ से घुमाओ, चाहो तो आप किसी मशीन से घुमाओ, मोटर मतलब इंजन से घुमाओ। गाड़ी में भी ये होता है ना। गाड़ी में आपका बैटरी चार्ज कैसे होता है? गाड़ी के इंजन के साथ एक ऑल्टरनेटर लगा रहता है। ऑल्टरनेटर के कॉइल को कौन घुमाता है? इंजन ही घुमाता है। बस दो मैग्नेट रहते हैं करके उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोड्यूस करंट से आपका बैटरी चार्ज हो रहा होता है। आ रहा है समझ में? तो ये देखो कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगा, किसी भी चीज से घुमाओ, आपको कॉइल घुमाना है। कॉइल घुमाने से कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कॉइल ऐसे घुमा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो करंट इस डायरेक्शन में। कॉइल अगर उल्टा घुमा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में, तो ऐसे, तो करंट घूमना शुरू कर देता है इससे। ठीक है, ये देखो कॉइल घूम रहा है, करंट घूम रहा है, और वो करंट स्प्लिट रिंग के थ्रू वायर में आ रहा है। वायर में आप चाहो तो बल्ब लगा दो, चाहो तो गैल्वेनोमीटर लगा दो, आपके ऊपर। दिस इज डीसी जनरेटर। इसमें आपका जो करंट बन रहा है, देखो यहाँ पे कॉइल में, देखो इस जगह में, देखो यहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। आपका कॉइल चाहे जितना भी घूमे, आपका करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये देखो, ये घूमना वही सब बता रहा है, राइट हैंड रूल और ये सब। ये देखो जैसे जैसे कॉइल घूम रहा है, करंट देखो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। रेड वाला एरो मोशन दिखा रहा है, येलो वाला एरो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और जो करंट घूमने का डायरेक्शन वो भी दिख ही रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एसी। एसी जनरेट कैसे होता है वो देखते हैं। दिस वाज डीसी जनरेटर। अब एसी में देखो, सब कुछ सेम रहेगा, बस स्प्लिट रिंग के जगह दो स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं। अब एसी का कंस्ट्रक्शन देखना, ये है एसी। ये देखो सब कुछ सेम है, लेकिन रिंग दो ऐसे हैं। एक कार्बन ब्रश एक में टच है, दूसरा कार्बन ब्रश दूसरे में टच है। आ रहा है समझ में? दो ऐसे रिंग्स है, एक कार्बन ब्रश इधर, एक कार्बन ब्रश इधर। आया समझ में? बस यही डिफरेंस रहता है एसी जनरेटर में। अब इसमें कैसे होगा देखो, सब कुछ सेम है। कॉइल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट इंड्यूस होगा राइट हैंड जनरेटर रूल से। ये देखो ऐसे करके रहता है कार्बन ब्रश। स्लिप रिंग्स बोलते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ, ये देखो ऐसे घूम रहा है। आ रहा है समझ में? तो इसमें जो करंट आता है आपका, वो करंट देखो, गैल्वेनोमीटर देखो, एक बार इधर डिफ्लेक्शन मारा, एक बार इधर मारा, एक बार इधर, एक बार इधर। उस करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं हम लोग के सप्लाई में। जो भी ये करंट आ रहा है, दिस इज ऑल ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो हमारे बैटरी में करंट रहता है, दैट इज ऑल डायरेक्ट करंट।
ठीक है। आपका फोन, आपका लैपटॉप, कैलकुलेटर, बैटरी से चलता हुआ घड़ी, ये सब डीसी पे काम करता है। बैटरी हमेशा डीसी देता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई हमेशा एसी देता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्यों चेंज करने की जरूरत क्या है? क्योंकि डीसी में हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। छोटे सर्किट में तो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी देखो लैपटॉप थोड़ा गर्म हो जाता है कुछ देर यूज करने के बाद, लेकिन छोटे सर्किट में उतना फर्क नहीं देता। डीसी का मेन प्रॉब्लम होता है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हो। हमारा पावर बन रहा है कोरबा में, नॉर्थ छत्तीसगढ़, वहां से करीब करीब 500-600 किलोमीटर वायर्स के थ्रू भिलाई तक आ रहा है पावर। तो अगर डीसी भेजोगे, बहुत सारा एनर्जी हवा में हीट बन के निकल जाएगा। आप वहां से 100 जूल भेजोगे तो हो सकता है यहाँ पे 1 जूल पहुंचे, 99 जूल हवा में ही निकल जाएगा। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ना। अरे समझ में, ये चीज एसी में नहीं होती। एसी में 100 जूल भेजोगे तो 99 जूल तो पहुंच ही जाएगा। हीटिंग बहुत कम होता है एसी में, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहा। इसलिए जो सप्लाई वाला करंट है, इसको बनाते तो डीसी है, फिर एसी में कन्वर्ट करते और एसी को भेजते कोरबा से भिलाई। आए समझ में? फिर भिलाई में आके जहाँ पे जिसको जैसे जरूरत, अगर मेरा एसी से चल रहा है तो ये सब एसी से चल रहा है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर डीसी से चल रहा है तो देखो, ये चार्जर चार्जर क्या करता है बेसिकली, इसमें ये डब्बा सा जो देख रहे हो ये क्या करता है? तो इस बार एसी है, डब्बा एसी को डीसी बना देता है। रेक्टिफायर करके एक चीज पढ़ेंगे हम लोग लास्ट चैप्टर में। और फिर ये वाला वायर जो है ये डीसी वायर है। अरे समझ, तो ये जो डब्बा है, ये जो बीच में हर चार्जर में जो एक डब्बा टाइप का दिखता है, फोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, किसी भी चार्जर में ये डब्बा दिखता है आपको, ये ट्रांसफार्मर का भी काम करता है, मतलब वोल्टेज ऊपर नीचे करता है। और रेक्टिफायर का काम करता है। रेक्टिफायर होता है जिस जो एसी को डीसी में बदलता है। अगर मैं ये डब्बा हटा के डायरेक्ट ये तार वो तार कनेक्ट कर दूं और चला दूं, मेरा लैपटॉप फूक जाएगा, जल जाएगा। अरे समझ में? चलो, तो एक बार इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? डिफरेंस सिर्फ स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग का है। चलो, तो डेरिवेशन है, ये डायग्राम दिया हो देखो, वही स्लिप रिंग्स है, ब्रशेस है, गैल्वेनोमीटर है। आप कॉइल को रोटेट कर रहे हो, और इसमें देखो ये टेढ़ा मेढ़ा वाला जो आ रहा है, दिस इज मोशन। मैंने बेसिकली इसमें राइट हैंड रूल दिखाया। डॉटेड एरो जो है मैग्नेटिक फील्ड, और ये सॉलिड एरो जो है दिस इज करंट। देख लो आप, राइट हैंड रूल लगा के देखो, मोशन ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो करंट ऐसे, और मोशन नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो करंट ऐसे। ये दोनों को आप कंफर्म कर लो राइट हैंड रूल से, ठीक है। ये नहीं रहा। Anyways, और यहाँ पे दिया हुआ ये देखो, दिस इज इंड्यूस करंट, दिस इज फील्ड एंड दिस इज मोशन। पढ़ लेते क्या लिखा है। एसी जनरेटर डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप घुमा रहे हो, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ क्लोज सर्किट बाय चेंजिंग फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप जो कॉइल को घुमा रहे हो उससे क्या कर रहे हो? आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि बी, बी तो फिक्स्ड है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। फ्लक्स, कॉइल जब घूम रहा है तो उसका एरिया वेक्टर भी घूम रहा है। एरिया वेक्टर क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। अब इसको एरिया वेक्टर मान लो, ये मेरा कॉइल है, ये हो गया एरिया वेक्टर, बी ऐसे है। तो बी तो सेम है, लेकिन एरिया वेक्टर घूम रहा है ऐसे, तो मतलब क्या, थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है मतलब क्या, बी ए कॉस थीटा चेंज होगा, मतलब क्या, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है। वही चीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काम करता है ये। वर्किंग क्या है? फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्या करता है? प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो बड़े बड़े नॉर्थ और साउथ पोल देखे वो, दे आर फील्ड मैग्नेट्स। आर्मेचर,
कॉइल को आर्मेचर भी बोला जाता है। कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, उसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर भी रहता है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉइल के अंदर से ही जाए। काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर जैसे, याद है उसमें भी एक सॉफ्ट आयरन कोर देते थे ताकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जाए। बीइंग रोटेटेड मैकेनिकली, आप कॉइल को या तो टरबाइन से घुमा सकते हो या तो इंजन से घुमा सकते हो, आपके ऊपर है। जनरेटर में इंजन से घूमता है, जो डैम वगैरह में घूमता है वो टरबाइन से घूमता है। इन वन हाफ साइकिल इंड्यूस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए। आधा जब तक घूमता है इंड्यूस करंट कहाँ जा रहा है, देखो बी टू ए, यहाँ पे जा रहा है। अब ये चीज घूम के जब यहाँ आ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ए टू बी जाएगा। ध्यान से देखो यार, इधर ए घूम के इधर आ जाएगा, बी घूम के इधर आ जाएगा। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, बी टू है। यहाँ पे क्या है, ए टू बी। डायरेक्शन चेंज हुआ, एसी में यही होता है डायरेक्शन चेंज, मैंने बताया आपको। आ गया यार। ठीक है, इन वन हाफ साइकिल करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू है, इन सेकेंड हाफ साइकिल इंड्यूस करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया सबको। स्लिप रिंग्स कम्यूटेटर, कम्यूटेटर भी बोलते हैं ये स्लिप रिंग्स को। Pull rings at the end of the armature coil reverse the polarity of the current being transferred to the circuit in alternating direction. This is the only difference with DC generator. DC में split रहता है, इसमें slip रहता है। Carbon brushes to transfer induced current from rotating coil to the stationary circuit. कार्बन ब्रश क्या करता है, देखो इतना पार्ट, ये और ये कॉइल, ये किसका पार्ट हो गया, रोटर हो गया, ये रोटेट हो रहा है। इतना पार्ट कार्बन ब्रशेस और ये सर्किट, ये क्या हो गया, स्टेटर हो गया, क्योंकि ये तो एक ही जगह है ना। कॉइल रोटेट हो रहा है, जनरेटर भी घूम रहे हैं साथ में, नहीं ना, जनरेटर तो एक जगह है, तो बड़ा मशीन है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर रिंग कार्बन ब्रश से करंट घूमते हुए पार्ट से आ जाता है इस पार्ट में, और करंट एक बार ऐसे बहता है, एक बार ऐसे बहता है। तो इसलिए आपने देखा गैल्वेनोमीटर भी एक बार इधर डेविएशन, एक बार इधर डेविएशन, ऐसे ऐसे होता है। आ रहा है समझ में। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या है, ठीक है, अब डेरिवेशन है इसका। ठीक है, डेरिवेशन करते हैं, चलो डेरिवेशन लिख लो। आपके पास दो फील्ड मैग्नेट्स है, ये डेरिवेशन क्या है, ये डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली आपका ईएमएफ जो है चेंज होता जा रहा है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन एसी जनरेटर। मतलब आपका ईएमएफ कितना हो रहा है, जिस हिसाब से कॉइल घूम रहा है, मतलब कॉइल का रोटेशन और ईएमएफ का वैल्यू, ये दोनों को आप रिलेट करने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ये आपका फील्ड मैग्नेट हो गया साउथ और नॉर्थ। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो ऐसे हो गया, आप चाहो तो उल्टा भी बना सकते हो, मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, इसको आप डॉटेड कर लो। ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक कॉइल घूम रहा है, मान लो ये कॉइल है। अच्छा, ये कॉइल को जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दोगे उतना
ज्यादा आपका करंट बनेगा। 1 टर्न दोगे तो बहुत हल्का करंट बनेगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दोगे तो उतना ज्यादा आपका करंट प्रोड्यूस होगा, जनरेटर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब इसका एरिया वेक्टर कॉइल का कैसे हो जाएगा? कॉइल का प्लेन अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर उसका नॉर्मल ये, तो बी और ए के बीच में ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये बी हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। फ्लक्स यही होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब टोटल फ्लक्स कितना हो गया? टोटल फ्लक्स, जितना नंबर ऑफ कॉइल्स है उसमें इनटू फ्लक्स विद ईच कॉइल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इक्वल टू बी। अच्छा, इसको एन फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन फाई को मैं लिख सकता हूँ वेयर फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर बी ए कॉस थीटा। तो मैं टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ? एन बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, दिस टोटल फ्लक्स। अब इसको अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में लाऊं, सर्कुलर मोशन के टर्म्स में लाऊं, इन सर्कुलर मोशन ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होता है, थीटा बाई टी। चलो, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मतलब क्या हो गया? टोटल फ्लक्स linked with the coil phi is equal to n b a cos omega t। इतना समझ में आया क्या? फ्लक्स टोटल लिख लो इसको। चलो अब आगे। अब ईएमएफ क्या होता है? एन डी फाई बाई डी टी होता है। यहाँ पे एक काम करो, फ्लक्स टोटल, हमारा फ्लक्स टोटल क्या था? एन इंटू फ्लक्स विथ ईच कॉइल, यही था। ये देखो यहाँ पे, है ना? तो एन फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी एन फाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी एन बी ए कॉस का होगा। एन का, एन तो कांस्टेंट है तो एन बाहर आ गया, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या बाहर आएगा? एन बी भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों फील्ड मैग्नेट सेम है, ए भी कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया सेम रहेगा, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, यही होगा। एन डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ होता है ना? यहाँ पे एक काम करो, क्योंकि माइनस करना है तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ -1, क्योंकि हम लोग को माइनस एन डी फाई बाई डी टी चाहिए। ठीक है, इसलिए
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन बी ए बाई डी टी कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ होता है, इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी को अगर डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देखो कॉस के अंदर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी भी को भी डिफरेंशिएट करोगे, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, ओमेगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये आएगा डिफरेंशिएट करके, है ना। तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो एन बी ए, इस ओमेगा को इधर ले जाओ, और साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका ईएमएफ यूज्ड। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ये पूरा का पूरा पीक वैल्यू कब पहुंचेगा, पीक वैल्यू ये तब पहुंचेगा जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ई इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम, और कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो साइन ओमेगा टी जब मैक्सिमम होगा तभी आपका इंड्यूस मैक्सिमम होगा। साइन ओमेगा टी कब मैक्सिमम होगा, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस या माइनस वन होता है, और कब होता है, जब ओमेगा टी आपका या तो 90 डिग्री होगा या तो फिर 270 डिग्री होगा, आ रहा है समझ में, मतलब पाई बाई टू या फिर 3 पाई बाई 2, इसी में मैक्सिमम होगा। तो ई इंड्यूस्ड इज मैक्स व्हेन ओमेगा टी इज इधर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, और इंड्यूस्ड मिनिमम कब होगा, ई इंड्यूस्ड इज मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या होता है साइन का, व्हेन साइन ओमेगा टी इज जीरो, साइन का वैल्यू जीरो कब होता है, व्हेन ओमेगा टी इज जीरो या फिर 180, 180 मतलब 2 पाई, आया समझ में। सॉरी, जीरो 180 मतलब पाई, सॉरी जीरो और पाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक ग्राफ बनाएंगे, इसलिए मैं ये दोनों पॉइंट्स रहा हूँ। चलो वापस डेरिवेशन में आते हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो एन बी ए ओमेगा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग पीक ईएमएफ वोल्टेज ले लेते हैं। इसका पीक वैल्यू क्या होगा, हमारा आया ईएमएफ इज एन डी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हमने अभी डिस्कस किया साइन ओमेगा टी जब 1 होगा तब पीक वैल्यू होगा, तो पीक ईएमएफ क्या होगा, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी की जगह 1, तो क्या हो जाएगा, ये एन बी ए ओमेगा हो गया। तो ई पीक का वैल्यू होता है एन बी ए ओमेगा, पीक की जो होता है उसको ई नॉट करके भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप इक्वेशन 2 कर लो और ऊपर वाले को आप इक्वेशन 1 कर लो। तो मैं अगर इसको पूरे चीज को हटा के एप्सिलॉन नॉट लिख दिया तो चलेगा, तो मैं ई इंड्यूस्ड या ई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस कर लो, क्योंकि ये हर हर उसमें चेंज हो रहा है, जैसे टाइम जा रहा है आपका ग्राफ ऐसे से ऊपर नीचे हो रहा है और ये चेंज होता जा रहा है, तो ई इंड्यूस चेंज होता रहेगा। एन बी ए ओमेगा की जगह आप ई पीक का वैल्यू लिख दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका
एसी वोल्टेज। हम लोग अगले चैप्टर में इसी इक्वेशन में खेलेंगे। एसी वोल्टेज या एसी ईएमएफ कंटिन्यूसली उसका वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है, उसका कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। ठीक है। अच्छा, अब ओमेगा को अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने टाइटल में लिखा था, क्या देखो टाइटल में मैंने लिखा था या तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, क्योंकि ज्यादातर एसी में आपको फ्रीक्वेंसी बताया जाता है कि वो एक सेकंड में कितने बार ऐसे ऐसे करता है। जैसे ये नॉर्मल एसी, ये 50 हर्ट्ज लिखा रहता है, देखना कभी कोई भी चार्जर उठा के 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। यूएस में 60 हर्ट्ज चलता है। हर्ट्ज मतलब क्या, एक सेकंड में ये जो एसी है ये 50 बार ऐसे ऐसे हो रहा है, 50 वेव बना रहा है। आ रहा है समझ में, मतलब कितना फास्ट है सोच लो, एक सेकंड में 50 बार ऐसे 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 हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा है डेरिवेशन। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। एक फुल रेवोल्यूशन का थीटा कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई फुल रेवोल्यूशन का। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू फुल रेवोल्यूशन का थीटा होता है 2 पाई, और टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। एक फुल रेवोल्यूशन के लिए जितना टाइम चाहिए उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये याद आ रहा है कि हम लोग 11th में भी पढ़े थे, है ना। फिर 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 4 लिख देता हूँ। फ्रॉम 3 and 4 क्या हो जाएगा, E इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू E नॉट साइन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट का वैल्यू क्या था, NBA ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा टी। ओमेगा के जगह आप 2 पाई न्यू टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसी वोल्टेज या एसी एमएफ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसके पहले वाला जो डिराइव किए, ये हो गया एसी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, मतलब आपका कॉइल जिस स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड। आया क्या समझ में। एक बार ऊपर से पूरा दिखा देता हूँ, फिर इसका ग्राफ भी है। एक बार ऊपर से पूरा बता देता हूँ, फिर इसका ग्राफ भी कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। लोग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मतलब ई इंस्टेंटेनियस निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी, दोनों के टर्म्स में निकालने वाले हैं। ये आपका डायग्राम हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, बी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, टोटल फ्लक्स एन पाई, पाई को मैं बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो एन बी ए कॉस थीटा हो गया। थीटा को मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, तो थीटा को मैंने ओमेगा टी लिख दिया, तो मेरा टोटल फ्लक्स ये आ गया। तो फाई टोटल इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया। टोटल फ्लक्स कितना था, एन पाई था, स्टार्टिंग में ही हम लोग किए थे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स विद ईच कॉइल। एन पाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर दिया आपने, एन बार आ गया, डी फाई बाई डी टी हो गया, यहाँ पे एन बी ए बार आ गया, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी हो गया। दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वही फॉर्मूला होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी और माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को आपने डिफ्रेंशिएट किया, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन 1 डाल दिया इसको। अब ये कब मैक्सिमम रहता है? जब साइन का वैल्यू प्लस या -1 रहता है, दैट इज 90 डिग्री या 270 डिग्री। और कब मिनिमम रहता है? जब साइन का वैल्यू 0 रहता है, दैट इज थीटा मतलब 0 डिग्री या पाई डिग्री, हाँ पाई रेडियन, सॉरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे अभी। तो E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। इसको मैं ई इंड्यूस्ड ई पीक, मतलब एन बी ए ओमेगा को मैं ई पीक ले लेता हूँ, ई नॉट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो एन बी ए ओमेगा हो गया। फिर ई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एसी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड आ गया हमारे पास। अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर ओमेगा को अगर मैं थीटा बाई टी लिख दिया फॉर वन फुल रेवोल्यूशन, वन फुल रोटेशन, आपका थीटा हो जाता है 2 पाई और टाइम हो जाता है कैपिटल टी। तो 1 बाई टी को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो 2 पाई न्यू हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो मैं इस चीज को अगर ओमेगा की जगह पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? E इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, एसी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 50 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे करता है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ का मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग ये लिखे थे। क्या हो जाएगा इसका ग्राफ? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में ईएमएफ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड ईएमएफ जा रहा है, प्लस ईएमएफ माइनस ईएमएफ। जीरो पे क्या था हमारा? मिनिमम था, ये देखो 0 और पाई। तो मिनिमम 0 यहाँ, ये है आपका पाई बाई 2, ये है आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। एक तरह से ये थीटा भी हो गया ना, कि आपका थीटा कितना बन रहा है। चाहो तो थीटा लिख लो, चाहो तो टाइम लिख लो, ठीक है, ओमेगा टी करके भी कर सकते हो। और यहाँ पे हो गया आपका 2 पाई। तो इसके ऊपर आप कैसे ग्राफ बनाओगे इसका? 0 और पाई पे मिनिमम है, तो आपका ग्राफ यहाँ और यहाँ 0 एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में मैक्सिमम है, और मिनिमम मैक्सिमम मतलब दोनों साइड के पीक पॉइंट्स है, पीक है। तो आपका ग्राफ जो है यहाँ पे एक पीक बनाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइड का पीक बनाएगा। आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसा रहेगा, ये ऐसे, फिर 0 गया, फिर ऐसे हो गया। तो एसी का जो ग्राफ होता है वो ऐसे साइनोसाइडल होता है, साइन ग्राफ को फॉलो करता है। ठीक है, बना लो। 0 डिग्री मतलब क्या? बी और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री, मतलब आपका कॉइल कैसे है? आपका कॉइल ऐसे है, ताकि एरिया वेक्टर और जो नॉर्थ साउथ का वेक्टर है, नॉर्थ और साउथ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल 0 है। आया समझ में? पाई बाई 2 मतलब क्या? आपका जो प्लेन है, जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, वो कैसा है? 90 डिग्री में रोटेट हो चुका है आपका, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर है, लेकिन आपका कॉइल जो है वो ऐसे हो चुका है। तो एरिया वेक्टर ऐसे है। आया समझ में? फिर से पाई मतलब क्या? आपका कॉइल कैसे हो गया? अब आपका कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, लेकिन आपका कॉइल फिर से वर्टिकल हो गया है और एरिया वेक्टर ऐसे है, 180 डिग्री हो गया। और फिर वापस 2 पाई, पाई में कैसे हो गया? मतलब सॉरी 3 पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आपका कॉइल फिर से ऐसे हो गया और आपका एरिया वेक्टर ऐसे आ गया। ये 3 पाई बाई 2, देखो इतना एंगल घूम गया आपका। और उसके बाद फाइनली 2 पाई में कौन सा पोजीशन? वापस से
ये पोजीशन, ताकि एरिया वेक्टर और बी दोनों सेम 0 डिग्री में आ जाए। आए समझ में? तो यही चीज देखो आपके इसमें भी दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में। ये देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 में फ्लैट, 360 में वापस ऐसे। तो आपका ग्राफ जो है ऐसे सा बना। आए समझ में? चलो बधाई हो, चैप्टर खत्म। ये ग्राफ को अच्छे से बना लो एंड हमारा ये डेरिवेशन भी खत्म।